4 हाथ और बढ़ गए। बीना, जिन्होंने ये वाक़या शायद पेश आया था, उसी वक्त कई रिपोर्ट्स चलाई। जब ये वाक़या हुआ था उस वक्त कादिर साहब, शर्मिला और ये दोनों मुझे याद हैं। इन लोगों के अलावा मुझे और कोई याद नहीं। मेरी काश कभी कभी दिल चाहता है कि आपकी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो जाए, कभी दिल चाहता है ना कि आपका शर्मिला दिल चाहता है कि चीज़ें कुछ आप निकाल दें अपने सिस्टम से। कुछ कादिर भाई कभी ऐसा होता है, वाकई में मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ देखी हैं, कभी दिल चाहता है मैं चीज़ें वो भूल जाऊँ, निकल जाएं मेरे सिस्टम से, लेकिन ये दो नहीं निकले। इनका रोज़ा नहीं निकला, इनका बेहोश होना नहीं निकला। इस काश तक कभी शायद शर्मिला को उस वक्त तक किसी ने रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन इससे नहीं बर्दाश्त हुआ। मेरा शो ख़त्म हुआ, इनके आंसू बह रहे थे। जिसने 3 साल पहले वो वाक़या सुना था, मैं शर्त या कह सकती हूँ कि आज तक वो इंसान वो वाक़या नहीं भूला है। मुझे मैसेज आना शुरू हो गए लोगों के कि क्या ये वही वाक़या है जिसमें एक 3 साल की बच्ची के साथ हैवानों वाला सलूक किया गया था। जानवर, भूखे, शैतान, ऐसा सलूक, क्या ये वही केस है? तो जी हाँ, ये वही केस है। जी हाँ, ये वही माँ बाप हैं, ये वही बेबी सना है जिसके बारे में शर्मिला ने आवाज उठाई और शर्मिला को फोन आया, आप क्या कर रही हैं, आपका क्या लेना देना? क्या मैं सही कह रही हूं शर्मिला? कादिर साहब केस उठाया, आगे जाके क्या हुआ आपको खुद पता चलेगा। अगर आज मेरे साथ इनका ताउन ना होता तो शायद मेरी ये कोशिश कि हम एक दफा फिर सना के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि मुजरिम फिर रिहा हो गए। सब कुछ आपके सामने होने के बावजूद फिर मुजरिम रिहा हो गए। क्यों? इंसान की अक्ल समझ में नहीं आती ना। बीना, आपकी कुछ रिपोर्ट्स हैं? हाँ, मेरी रिपोर्ट्स हैं। जब ये सबसे पहले वाक़या हुआ था तो मुझे जब पता लगा, जब मैंने इसका फुटेज देखा था माया, मुझसे नहीं सहा गया किसी इंसान। मैंने कहा ना, इसके पास रूह हो ना, जिसकी जिंदा, इसके अंदर जो अल्लाह को नहीं भी जानता हो, अगर वो गॉड को जानता है ना, तो वो उससे जरूर डर जाएगा, वो हिल जाएगा वजूद पूरा। वो रिपोर्ट्स शायद बिना आप दिखा रही हैं, जरा देखिए, फिर मैं शर्मिला और इनकी तरफ आती हूँ। कोरंगी के इलाके चक्रा गोठ नूरानी बस्ती के रहायशी कासिम की 3 साला बेटी सना जुम्मे की दोपहर घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गई। अहले खाना की जानिब से तलाश के बावजूद बच्ची ना मिलने पर वालिद ने जवान टाउन थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। मेरे साथ बैठ के खाना भी खाया उसने। खाना वाना खा के 1:30 बज गया। इससे पहले वो बच्ची निकल गई। मैं 1:30 बजे जुम्मा पढ़ने के लिए इस मस्जिद के अंदर चला गया, तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ के फिर मैंने घर आया। एक जगह से फ़ोन आया था, तो मेरे को बोलने लगा आपको बुला रहा। मैंने गया उधर ही। थोड़ी देर के बाद छोटी बच्ची हमारी आके मेरे को बता रहा कि अब्बू सना कहाँ खो गया। मैंने बोला अच्छा। ढूंढा, इसके बाद हमें और पता नहीं चला इस बात का। इतवार को जब इलाके में 4 रोज कबल किराए पर मकान लेने वाले ट्रैफिक पुलिस के 2 अहलकार नूर मोहम्मद और बशीर अहमद अचानक घर खाली करने की तैयारी कर रहे थे, तो एक बच्ची ने कासिम के घर आकर बताया कि जो लोग सना को मोटरसाइकिल पर ले गए थे वो आ गए हैं। बच्ची की इत्तला पर इलाके के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। जैसे मतलब वो लोग यहाँ आए, बच्ची ने घर पे जाके बताया कि वो जो सना को लेके गए वो लोग आए हैं उधर दोबारा, और वो मैं उनको पहचानती हूँ। फ़ौरन वो सना की माँ को जाके बताया उन्होंने, और बताने के बाद जो है वो जैसे आए फिर हमने उन्हें पकड़ा लोगों ने, और दूसरे इधर बहुत सारे लोग थे। फिर उन्होंने जब उनको प्रेशराइज़ किया, मारने वाले थे, तो उसमें वो लोगों ने इन्होंने इतराफ़ किया कि हमने बच्ची को मार दिया और फेंक दिया है, नाले के अंदर फेंक दिया है। इसी असना में इलाका काउंसलर ने जमान टाउन पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने दोनों एहलकारों को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। मुलजिम नूर मोहम्मद का कहना है कि बशीर ने उसे बताया था कि किसी ने घर में बच्ची की लाश फेंक दी है, लेकिन उसे एसपी ऑफिस जाना था, लिहाजा उसने इसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। सुबह को मैं चला गया एसपी ऑफिस, मेरे को तो कोई इल्म ही नहीं है।
अच्छा, आपको बशीर ने बताया था कि किसी ने जो है वो घर में लाश पे किया, वो क्या वाकया था? वो बशीर ने बताया मुझे, वो कहाँ गया वो उसने पता नहीं कहाँ, मुझे बस इस बात को छोड़। क्या बताया था उसने आपको, बताइए। उसने बताया लाश पता नहीं कौन छोड़ के गया है, पता नहीं क्या चक्कर है, तो खुदा नाराज़ हो गया है। तो फिर वो लाश उस गटर में कैसे पहुंची, आपको इस बारे में कुछ पता है? ये सर मैं तो एसपी ऑफिस चला गया ड्यूटी पे, मेरे को क्या पता। ताहम मुलजिम बशीर ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि उसने बच्ची की लाश काला पुल के करीब गटर में फेंकी है और पुलिस ने उसकी निशानदही पर लाश बरामद कर ली। मुलजमान बयान ये देते हैं कि हम 2 बजे ड्यूटी से वापस आए थे, ये बच्ची हमारे पानी की टैंकी में तैर रही थी, इसकी लाश डर के मारे हम फेंक के आए हैं। लेकिन हमने अभी मुकदमा दर्ज कर दिया है 302 और 364 का, दोनों कत्ल का मुकदमा हमने इनके ऊपर करके इनको तहवील में रखा है। लाश हमने भेज दी है जना हॉस्पिटल में मेडिकल और पोस्टमार्टम के लिए। लाश के तिब्बी मुआयने और पोस्टमार्टम से साबित हो गया है कि बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है, जबकि पुलिस ने न सिर्फ मुल्जिमान का तिब्बी मुआयना कराया है बल्कि इनकी उंगलियों के निशानात भी हासिल कर लिए हैं और मुल्जिमान को मजीद तफ्तीश के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की 16 की अदालत में पेश करके 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। 13 तारीख तक हो गई, उसमें दोनों मुल्जिम जो नॉमिनेटेड है जो कि पुलिस ट्रैफिक पुलिस में है। इन्होंने बच्ची को 5 रुपये दे के उनको अपने साथ ले गए और उसके बाद जो है ना उनके साथ ज़्यादती की है, जो कि मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है। और उसके बाद जो है ना वो बच्ची के ऊपर तशद्दुद करके उसको कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने के बाद बच्ची को जो है ना उन्होंने प्लास्टिक थैले में बंद करके गटर में डाल दिया। हम इंशाल्लाह ये केस एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ले जाएंगे, इनको इंशाल्लाह सज़ाए मौत दिलाएंगे ताकि आइंदा ये इनकी भी बच्चे होंगे 3.5 साल की बच्ची के साथ जिनने ज़्यादती करके और उसको कत्ल कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान की पेशी के मौके पर मकतूला के रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला ने शदीद एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इस वाक़े का नोटिस लेकर इन्हें इंसाफ फराहम करें। 31 अगस्त 2009 को फांसी की सज़ा हुई ATC कोर्ट में, ये बात सच है, लेकिन मुजरिम रिहा हो गए। कैसे गादर भाई? देखिए, जैसा पुलिस महकमे में कोई पुलिस वाला करप्शन करता है या किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो उसका बड़ा आसान सा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, खुश करने के लिए, चुप करने के लिए कह देते हैं कि पुलिस को सस्पेंड कर दिया, SHO को, SP को सस्पेंड कर दिया। बेसिकली सस्पेंड का लफ्ज़ जो ना वो एक जैसे OSD बनाते हैं सरकारी अफसर, उस तरह है। इसी तरह मैं माजरत के साथ कहूँगा जो ATC कोर्ट है वो ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पे हुआ है। जल्द से जल्द आप फांसी दे दें। उस फांसी का क्या होगा जब आपके एविडेंस गलत होंगे, जब पुलिस की सारी शहादतें जो ना वो तोड़ मरोड़ की वजह की, जब ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो जारी बात है वो मेरिट पे देखेंगे। ATC कोर्ट जो है ना, ये मैं यही कहूँगा कि ये इनके पास केसेस जाने से पहले पुलिस अगर ईमानदारी से इस केसेस को करे। पहले दिन मेरे पास एक केस आया था, मैं इनके घर गया था और उस वक्त मुझे जारी बात है कोई भी वाकया अगर ज्यादती होती है या कोई कत्ल होता है, बहुत कम केसेस होते हैं कि पब्लिक के सामने रोड पे होता है, ये कमरे के अंदर 4 दीवारें में होता है। उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करना पड़ता है और उस वक्त भी लोग उनको कत्ल कर रहे थे इन 2 पुलिस वालों को, लेकिन इस वजह से छोड़ दिया कि इंसाफ की उम्मीद थी, कि इंसाफ की भी उम्मीद थी और साथ साथ पुलिस वालों ने ये कहा कि अगर हमें कत्ल कर दिया तो आपको लाश नहीं मिलेगी। ये इनके वालिद वालदा सुन रहे उस वक्त, तो लोगों ने इस वजह से छोड़ दिया। काश उस वक्त उनको कत्ल कर देते। शर्मिला ने उस वक्त वाकई बहुत साथ दिया। अपने एक अच्छे इंसान, अपने जो भी अच्छी इंसान है, क्या नहीं है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहूँगी तो लगेगा ऐसे मैं मुंह पे बोल रही हूँ, बट सबको दिखाने के साबित भी किया ये कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आंखें रखते हुए भी नहीं देखते, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कान रखते हुए भी नहीं सुनते। देखिए शर्मिला के वाले से उस वक्त की एक रिपोर्ट। कराची की मातहत अदालत में वज़ीर आला की मुशीर ने बच्ची से ज़्यादती और कत्ल का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी, जिसकी मंजूरी के बाद पुलिस एहलकार मुल्जिमान नूर मोहम्मद और बशीर अहमद के खिलाफ मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के मुंतजिम जज जस्टिस फैसल अरब ने की। ये केस जो है वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब के पास आया है। यहाँ आज हमने इसको जो है वो फर्स्ट रिमांड दिया है, इसका फिजिकल रिमांड ऑफ पुलिस कस्टडी 17 तारीख तक के लिए। इकबाल चीमा के मुताबिक मुल्जिमों का कहना है कि वो उसी दिन मकान में मुंतकिल हुए थे जिस दिन ये वाक़या पेश आया।
अदालत ने मालिक मकान को भी तलब कर लिया है। मकतूला बच्ची की सहेली नगमा से भी मुल्जिमों की दोबारा शनाख्त कराई जाएगी, जबकि MLO ने भी तिब्बी रिपोर्ट के लिए शवाहिद जमा कर लिए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील एडवोकेट ख्वाजा नवीद का कहना था कि बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाने वालों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। उसमें जो दरख्वास्त लिख कर लाए थे उसमें ये लिखा था कि अभी हमने DNA टेस्ट करवाना है और दूसरी शहादतें अभी कलेक्ट करनी है मुल्ज़मान के ख़िलाफ़। बहरहाल हमारा कहना यह है कि चूँकि अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये जो डेड बॉडी रिकवर हुई है बच्ची की, वो चूँकि इनकी पॉइंटेशन पर हुई है और प्राइम ऑफ सफिशिएंट एविडेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट देम टू कनेक्ट देम विद द अरेस्ट क्राइम। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को अगली समाअत तक हतमी चालान, बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मुल्जिमों की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म दिया है। क्यों चक्कर आ रहे हैं? तबीयत खराब हो रही है? कुछ खाया है सुबह से? कुछ खाया नहीं खाया ना? खाया भी है, बस ऐसे ही है इनका। कह रहा हूँ ना 3 साल से अब तक ये चीज क्या नाम है अपना शिकार है इसका मालिक। तवाज़ुन, ज़हनी तवाज़ुन सही रह भी कैसे सकता है इस कैफियत में इनका, जिस दौर से गुजर रहे 3 साल पहले और जब मुझे उसकी शक्ल नहीं भूलती, मुझे सना की शक्ल नहीं भूलती। आपकी वीडियो तो शक्ल ही नहीं पहचान पा रही। फिर हम कैसे गुजारे? बीच में एक नौकरी लगी। ये होता है जब आप थोड़ा सा घूम नहीं पाएगा तो फिर दोबारा याद आ जाता है। फिर यंग लड़का लग रहा है। ये हालत 3 साल पहले छोटे बच्चे हैं मेरे पास। क्या हो गया? यहीं पे काम पे बेच देगा तो काम से भी निकल देता, बोले इससे काम नहीं होगा। छूटा कैसे? फिर वो कोशिश रह गई, फिर हम कैसे कर, फिर नाकाम हो गए, हार गए। माया मैं बड़ी दिल बर्दाश्त हो गई जब एंटी टेररिस्ट कोर्ट की तरफ से इनको दोनों मुल्ज़िमान को सज़ाए मौत। मेरे पास है, मैं देती हूँ। हाई कोर्ट ने बैग छोड़ दिया गोली में लेकर। हाँ मंगवाइए। हाँ जब हाई कोर्ट गया ये मामला और अपील के अंदर, आप उसमें थे? हाई कोर्ट में जब ये गया मामला, वो अपील कोई साल 1.25 साल चलती रही। मैं और रशीदा और ये अक्सर जाते थे हाई कोर्ट, वो चलती रही जी, अड़जान होती रही, उसकी रेट नहीं लगती थी, होती रही। और इवेंचुअली एक दिन खबर मिली कि जनाब उसमें से एक मुल्ज़िम जो है उसको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। देन आई गेव अप बिकॉज अदालतों से मैं नहीं लड़ सकती। बाइज़्ज़त बरी कर दिया। मैंने जब जजमेंट उसका देखा, मेरे पास जजमेंट आज भी पड़ा हुआ है और दिस इज़ वन जजमेंट जो मेरे ऑफिस के ड्रॉअर में जिसमें मेरी पर्सनल चीज़ें होती हैं वहाँ पड़ा होता है। और उस जजमेंट में मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, दुख हुआ, लेकिन आई गेव अप आफ्टर दैट। मैंने बड़ी कोशिश करी कि जब ये सारा मामला हुआ इनका, मुझे ये जब प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने आए तो उस वक्त मैं दफ्तर में बैठी हुई थी और मुझे प्रेस क्लब वालों ने फ़ोन किया कि जी ऐसा एक वाक़या हुआ है। उससे एक दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, उन्होंने कहा जिसके वालिदैन जो हैं एहतजाज करने आए, आप आ जाएँ। जब मैं गई तो मैंने ये बेबी सना की तस्वीर देखी एंड व्हेन आई केम बैक टू माय ऑफिस When I came back to my office, तो मैंने ख्वाजा नवीद साहब को फ़ोन किया and I said, you know, how can we help these people? And वहाँ जब मैं गई थी इनसे प्रेस क्लब के ऊपर मिलने के लिए, तो उस वक्त मैंने ये कहा था, मैंने कहा ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जरा शायद वहाँ पर कोई जल्दी फैसला आ जाए, क्योंकि इन बाकी अदालतों में तो आप 15-20 साल के लिए गए ना। हाँ आपके ज़िंदगी भर आपकी उसी में लग जाए। तो ख्वाजा नवीद साहब वॉज वेरी काइंड। उन्होंने मुझे कहा कि सेक्शन 6A 7A और कुछ सेक्शन से उसके तहत हम इसको ले जा सकते हैं। मैंने कहा आई एम नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दिस केस, तो कैन आई टेक इट? उसने कहा ट्राई करते हैं। तो हमने उसी वक्त हाथ से सुबह टाइप करके एप्लीकेशन बनाई और जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट थे जी, जुडिशल मैजिस्ट्रेट थे, हम उसके पास ले गए। वहाँ जब हम ले गए तो जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहब ने उस वक्त कहा कि जी ये मुकदमा तो अभी तफ्तीश के अंदर है, अभी हम इसको मेरे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि मैं ट्रांसफ़र करूँ। बहरहाल इस केस की इतनी ज़्यादा मीडिया कवरेज थी, इतनी ज़्यादा मीडिया कवरेज थी कि जब ये मुकदमा चलता था तो उसकी लाइव कवरेज थी, लाइव कवरेज होती थी, प्रेशर बहुत था। और उसके बाद मुझे 2-3 मेरे कोलीग्स ने फ़ोन किया कि जी कि यू नो आप इसमें क्यों पड़ गई हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि जी शर्मिला इसलिए जाती है इस केस में, इसलिए इसको लेकर पब्लिसिटी चाहती है। बहुत सारी बातें की, सुननी पड़ी। उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने
आपका क्या लेना देना है इसमें? कि हाँ कहा कि जी आपका क्या में लेना देना है। बहरहाल मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे गई, आपके चैनल बिल्कुल आई। मेरे चीफ मिनिस्टर ने मुझे बड़ी मेहरबानी करी, ही वॉज वेरी काइंड। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध शादत अवान साहब, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात करी कि जी ऐसा ऐसा ये मामला है। ही वॉज वेरी वेरी कोऑपरेटिव मेरे चीफ मिनिस्टर। और जब शादत अवान साहब फाइनली जुडिशल मैजिस्ट्रेट के ऑफिस आए अदालत में, उन्होंने उसकी अप्रूवल दी कि जी ये प्रेमा फेशाई जो है इसको आप एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भेज दें, क्योंकि ये ऐसा मुकदमे से एक खौफ और हरास फैल गया है सोसाइटी में। खैर बिल्कुल जाहिर है फैल गया था और आज तक नहीं भूले, वो चला गया। उसके बाद जनाब केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट नहीं आ रही थी, क्योंकि चालान नहीं दाखिल हो सकता था ATC कोर्ट के, जब तक केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट नहीं आ सकती थी। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट नहीं आ रही थी या नहीं आने दी जा रही थी? नहीं आ रही थी। मैंने जब बात करी चीफ केमिकल एग्जामिनर से, कहा जी 8000 हमारे पास ऐसे पेंडिंग केसेस हैं जिसमें आज तक चालान दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं है एंड सो ऑन, सो मेनी थिंग्स। बहरहाल उस पर अलग फिर मुझे फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ को मुझे कहना पड़ा, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर को मुझे कहना पड़ा कि खुदारा ये रिपोर्ट निकलवा दें। दे वर वेरी कोऑपरेटिव। खैर वो केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट भी आ गई, चालान दाखिल आ गई, रिपोर्ट आ गई। अच्छा, वरना चालान दाखिल नहीं होता ना, चालान दाखिल नहीं होता तो केस नहीं चलता। एंटी टेररिस्ट कोर्ट में शायद कोई शिक है, 14 दिन के अंदर सबमिट करना होता है। हाँ, तो वो नहीं आ रही थी। अच्छा, और पुलिस वाज नॉट कोऑपरेटिंग। पुलिस वाज नॉट कोऑपरेटिंग, पुलिस वाज नॉट कोऑपरेटिंग एट ऑल। उसके बाद खैर ये चले गया एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर। उसके बाद जब एंटी टेररिस्ट कोर्ट में केस चला गया, केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आ गई, तो मैं पीछे हट गई, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं अब जाऊंगी प्रोसीडिंग्स के अंदर तो ये कहेंगे कि जी इन्फ्लुएंस कर रही है। और उन्होंने ये पॉइंट उठाया, जो मुल्ज़िमान थे उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि जी ये एडवाइज़र है, मिनिस्टर है, ये इन्फ्लुएंस कर रही है कोर्ट को, ये अपने असर रसूख इस्तेमाल कर रही है। केस अपने मेरिट पे चला, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर चला। जिस दिन जजमेंट थी उस दिन मैं और ये हम सब गए एंटी टेररिस्ट कोर्ट। यहाँ मीडिया के लोग भी सब ने कहा कि जी छूट जाएंगे, हो जाएगा, एक को 8 साल सजा होगी, फला होगी। बहरहाल दोनों को सजाए मौत हुई, दोनों को सजाए मौत हुई। और उस दिन आप यकीन करें माया, ये कौन है, एक ऐसा दिन था कि जब हम वाकई समझते थे कि आज जो है ना इंसाफ के पूरे तकाजे पूरे हो गए, शायद अब भी उम्मीद जिंदा है। सो हैप्पी। मुझे याद है कि मैं और रशीदा वहाँ कोर्ट के बाहर, मैं कोर्ट के अंदर गई थी, ये दोनों नहीं गए थे, मैं सुनने गई थी। ये बेचारे नहीं सुन सकते थे बिकॉज इनको उम्मीद नहीं थी। और जब कोर्ट ने जजमेंट सुनाया तो मैं वहीं पर अदालत में रो पड़ी। और यू नो दिस केस गॉट इंटरनेशनल रिकग्निशन। ये दुनिया के अखबारों में ये रिपोर्ट, और जिस दिन जजमेंट आई मुझे याद है कि बहुत खुश हुई थी। मैंने कॉल करके मुबारकबाद दी थी, फाइनली मैंने बात की थी रशीदा से, रशीदा देखो शर्मिला बाजी ने क्या किया। आई रिमेंबर कि मैंने आप लोगों को कॉल करके मुबारकबाद दी थी कि इंसाफ मिल गया, इंसाफ मिल गया। वी वर सो हैप्पी कि फाइनली हो गया। बट वी न्यू कि ये अपील के अंदर जाएंगे, हाई कोर्ट के अंदर। अपील में जब ये गए हाई कोर्ट के अंदर तो माया वहाँ 1.25 साल ये केस चला और चलता रहा। फिर ये मत कोई जाता था, कोई नहीं जाता था। उसके बाद इवेंचुअली एक बरी हो गया। और जिस दिन वो बरी हुआ ना, और जिस दिन वो जजमेंट आया मेरे पास, उस दिन आई जस्ट गिव अप। आई सेड मैं अदालतों से नहीं लड़ सकती, मैं जजों से नहीं लड़ सकती, मैं इस जुडिशल सिस्टम से नहीं लड़ सकती। क्यों शर्मिला, क्यों? बिकॉज मायूसी है इतने। ये तो एक केस सामने आया है ना माया, ये, और आज आप देखो 3 साल हो गए। अब इनके वालिदैन की आप हालत देखो, जिसकी बच्ची, ये बच्ची की तस्वीर देख के हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनकी तो औलाद थी वो। दिस हॉन्ट्स मी। जब भी मुझे याद आता है, और अक्सर याद आता है, तो दिस हॉन्ट्स मी, दैट पिक्चर हॉन्ट्स मी। हाँ, ये पिक्चर हॉन्ट करती है, राइट। और माया, जब हम बैठे हैं कहीं भी इसके बारे में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम आपको कभी कंट्रोल कर सके हों। और उसके बाद देन आई जस्ट गिव अप। मैंने कहा मैं नहीं लड़ सकती ये सिस्टम से, मैं इन अदालतों से नहीं लड़ सकती हूँ कि जहाँ पर एक आम आदमी जो है वो इंसाफ लेने जाए तो उसको इंसाफ नहीं मिलता है। एक आम आदमी क्या जाए एक तो आम पुलिस उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती है। एक आम आदमी FIR कटाना छोड़ दे, एक आम आदमी अदालत से उम्मीद रखना छोड़ दे। देखो माया, सबसे पहले मैं फिर वही बात करूँगा कि एक 50 मंजिला बिल्डिंग अगर आप खड़ी करेंगे और उसकी बुनियादी कमज़ोर हो तो उसने गिरना ही है। पहले दिन से मैं इनके घर गया,
और मैं इस हक में नहीं था कि पहले दिन इसको ATC कोर्ट ले जाए। मैं इनके घर वालों, इनके रिश्तेदारों के साथ बैठा उसी दिन, और मैं, क्योंकि देखो जो भी क्राइम होता है वो एक मकान के अंदर हुआ है। सही। अब इसकी आपने एविडेंस कलेक्ट करना है। अब सामने मुलजिम कौन है? पुलिस। तफ्तीश किसने करनी है? पुलिस ने। तो आपको तो सबसे पहले जो जंग है आपने पुलिस के साथ लड़नी है ना। और जब आप उस वक्त कामयाब हो जाते हैं, उस वक्त बुनियादें मजबूत कर लेते हैं, उस वक्त एविडेंस मजबूत कर लेते हैं, तो उसके बाद ये आप 50 का 100 मंजिल खड़ी कर दे, बिल्डिंग कुछ नहीं थे कि ATC में जाए। मैं इस वजह से स्टार्टिंग के हक में नहीं था कि मैं ये सोचा कि अगर ATC में चले जाए तो एक प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने में आखिर में पुलिस ने अपनी पेटी भाई को बचाना है। मैं पहले दिन चाह रहा था कि ये इसके एविडेंस जो है ना वो मजबूत हो। देखो बात ये होता ना, अगर हम हाई कोर्ट की बात, आपने केस क्यों छोड़ दिया फिर? मैं इस वजह, मैं बीच में फिर शर्मिला साहब आ गई, फिर मैं साइड पे हो गया। उस दिन भी मैं कोर्ट में बैठा हुआ था, और इनकी वालिदैन उस दिन ये कारकुनों का जुलूस वगैरह सारे वो लोग भी मैं ही लाया था उसी दिन वहाँ पे। लेकिन उस वक्त मैंने ये बयान दिया था, जो मैंने गलती की, जो मैं आज सोच रहा हूँ कि मैंने गलती की है, मैंने बयान दिया था कि ये पुलिस वाले, मैं IG और DIG को ये वार्निंग देता हूँ कि अपनी पेटी भाई का जो है ना साथ ना दें, वरना कल इनके बच्चों के साथ भी ऐसा होगा। और वो बयान में आना था, और उसके बाद मेरा अशर तो होना ही था। और फिर उसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई, और पुलिस ने क्या किया? देखो, एक आम लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, कोर्ट कचहरी से नावाकिफ होते हैं, वो पुलिस उसको बयान ले लेते हैं। अब वो बयान क्या देते हैं अब हमको तो नहीं पता। और फिर 161 का बयान जो कानून में ये है, उसमें दस्तखत नहीं होते शर्मिला साहिबा। अब आपने एक बयान दे दिया और उनने बदल दिया, दूसरा लगा लिए। कोई आदमी कुछ नहीं करते, कानून में ये गुंजाइश ही नहीं कि उसमें सिग्नेचर हो। अब उनको क्या पता कि मेरे जो बयान है वही असल उसने चालान में दाखिल कर दी, माया पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया। सिर्फ एक शख्स के बारे में मैं बताना चाहूंगी, है ना सना के, ये थे बेचारे साथ साथ, ये इनके बराबर में ही रहते हैं इसी मोहल्ले के अंदर, ये साथ साथ थे। The only person who was very cooperative, who helped apart from my chief minister, वो जब केस ट्रांसफर करना था एंटी टेररिस्ट कोर्ट करना, क्योंकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करने को तैयार नहीं था, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को आना पड़ा। ओनली पर्सन हु हेल्प्ड इन द पुलिस वाज IG सिंध, उस वक्त थे सलाउद्दीन बाबर खटक साहब थे, थरो जेंटलमैन, बहुत अच्छे ऑफिसर थे, रिटायर हो गए। उस वक्त मैं उनसे मैंने बात करी। फिर पुलिस को ज़रा सा उन्होंने वो किया कि जी इन्वेस्टिगेशन करो, फला करो, लेकिन ऑफ कोर्स जाहिर बात है वो खुद बैठ के तफ्तीश तो नहीं कर रहे, खुद बैठ के तो एविडेंस नहीं इकट्ठा कर रहे। और मैंने कहा ना कि जहाँ पर ये बरादरी आ जाती ना कि पुलिस की कम्युनिटी आ गई, फला गई, ट्रैफिक पुलिस भी उन्हीं की एक ऑफशूट है, तो वही है ना, सिस्टर कंसर्न है। तो दोनों आप बता रहे थे मुझे, भाई आपका नाम क्या है? याकूब नाम है मेरा। याकूब भाई, क्या हुआ? दोनों रिहा हो गए अभी? एक रिहा होने से पहले हमारे पास बहुत प्रेशराइज आए थे। किसने प्रेशर किया आपको? पता नहीं, कोई वो लाड़काना से, पता नहीं कहाँ से वो आए थे। कौन थे? कम्युनिटी के लोग, कम्युनिटी, उन्हीं के कम्युनिटी लोग थे। अच्छा। तो पैसों का भी वो किया, यानी हर तरह से, यानी उसके बाद चुप करने के लिए कि छोड़ ये करे, ख़त्म करो, ये लो ये चीज़। उसके बाद वक्फा बहन ने बाजी को भी यानी कि उस चीज़ से बाखबर रखा कि ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये मैं कहती रही इनको कि प्रेशर में नहीं आना, डटे रहना, बस चुप करके बैठो। फिर आखिर क्या हुआ, फिर साल 1.5 साल के बाद सुनने को मिला कि वो क्या नाम था, नूर मोहम्मद या बशीर है, कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया। फिर दोबारा हम गए, फिर केस को इन्होंने फिर दोबारा हमारे को एक वहाँ पे कौन सा चैनल, ARY चैनल पे हम गए, वहाँ पे मैं ही थी, वो मैं ही थी, औरत कहानी में मैं ही थी। अच्छा, वही का वही है, 3 साल यानी क्यों अब तक इंसाफ नहीं मिला है। और अभी लोग क्या चाहते हैं इस वक्त के बाद? रही हमारे साथ